हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मनीष आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग एनसीएफ 2005 का अध्ययन करेंगे। यूपी टेट सी टेट में इस एनसीएफ से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी को ध्यान में रखकर इस वीडियो को तैयार किया गया है। वैसे तो जो एनसीएफ है वह लगभग 80 पेजों में प्रकाशित किया गया है, लेकिन हम लोगों को इस वीडियो में उन 80 पेजों को नहीं पढ़ना है, बल्कि उन मुख्य तथ्यों को पढ़ना है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग उन्हीं मुख्य बिंदुओं को पढ़ेंगे जहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं अथवा बनाए जाने की संभावना है। तो आइए हम लोग राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि एनसीएफ जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो एनसीएफ है उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा कहा जाता है। अब हमें यहाँ पे यह जानना होगा कि जो एनसीएफ है इसको लाए जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको क्यों लाया गया था एनसीएफ 2005 को। तो जो एनसीएफ 2005 है उसको लाने का मूल उद्देश्य यह था कि बालकों को क्या पढ़ाया जाए तथा कैसे पढ़ाया जाए, इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एनसीएफ 2005 को तैयार किया गया था। तथा जो एनसीएफ 2005 है इसको बनाने का कार्य जो किया, यानी जो इसको आयोजित किया था, वह राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद था। यानी इसको शॉर्ट में एनसीईआरटी कहते हैं। एनसीईआरटी की जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली है। इसी एनसीईआरटी के द्वारा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा निर्माण करने की बात की गई, यानी एनसीईआरटी के द्वारा ही राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा को तैयार किया गया। तथा यह जो एनसीएफ है इसको बनाए जाने का जो मूल उद्देश्य था वह यह था कि जो स्कूली शिक्षा है, यानी जो कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षाएं हैं, उन कक्षाओं तक में बच्चों को क्या पढ़ाया जाए तथा कैसे पढ़ाया जाए जिससे बालक अच्छी तरीके से सीख सकें। यानी इसमें पाठ्य वस्तु को निर्माण करने की बात की गई है। अब हम लोग यह बात कर लेते हैं कि इसको बनाए जाने की सबसे पहले पहल किसने किया था। तो एनसीएफ जो 2005 है इसको बनाए जाने की सबसे पहले पहल जो किया था वह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ही पहल किया तथा उसके पहल पर विचार करने के लिए प्रोफेसर यशपाल ने काम किया। प्रोफेसर यशपाल के द्वारा ही एक समिति बनाया गया जिसका नाम यशपाल समिति था, और उस समिति के जो अध्यक्ष थे यह खुद ही प्रोफेसर यशपाल जी थे। और उस समिति के जो निदेशक थे वह कृष्ण कुमार थे। कृष्ण कुमार कृष्ण कुमार उस समिति के निदेशक बनाए गए। और यह जो एनसीएफ है यह मई 2006 में फाइनली इसको प्रकाशित कर दिया गया था। इस एनसीएफ को बनाने में जो समिति बनी गई थी, यशपाल समिति बनी थी, उसमें टोटल 38 सदस्य थे, जिसमें से अध्यक्ष के रूप में खुद प्रोफेसर यशपाल थे तथा निदेशक के रूप में कृष्ण कुमार जी थे। तथा इस एनसीएफ में कुल 5 अध्याय तथा 2 परिशिष्ट दिया गया है। बहुत बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि जो एनसीएफ है इसका शुरुआत कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो जो एनसीएफ 2005 है इसकी शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर ने एक निबंध लिखा था जिसका नाम था सभ्यता और प्रगति। इस सभ्यता और प्रगति में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बालक के सृजनात्मकता की बात की है। यानी उसमें यह बताया कि बालक किस तरीके से नए कार्यों को करता है, किस तरीके से वह जिज्ञासु होता है तथा उसकी जिज्ञासा के कारण ही वह एक सृजनात्मक बालक बन पाता है। तो यह इसका उत्तर यही होगा कि जो इसका एनसीएफ का जो शुरुआत हुआ था, जो उत्पत्ति हुई थी, वह रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति से शुरू हुआ था। एनसीईआरटी ने इसको बनाने के लिए एनसीईआरटी की कार्यकारी बैठक 14 से 19 जुलाई तक चली थी, यह जो 2004 में हुआ था। इस कार्यकारी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जो प्रोफेसर यशपाल की रिपोर्ट थी उसी कार्यकारी में उसकी रिपोर्ट को पढ़ा गया तथा जो यशपाल की जो रिपोर्ट थी उसका जो मूल जो थीम था, यानी जो उसका सूत्र था, वो यह था कि शिक्षा बिना बोझ के। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो यशपाल समिति की जो रिपोर्ट थी अथवा जो एनसीएफ है उसका मूल सूत्र क्या है। तो उसका मूल सूत्र यही है कि शिक्षा बिना बोझ के, यानी लर्निंग विदाउट बर्डन। यह जो प्रोफेसर यशपाल समिति थी इसका रिपोर्ट जो लाया गया उसका मूल उद्देश्य यह था कि जो एनसीएफ 2000 है उसकी समीक्षा किया जाए तथा वर्तमान में एनसीएफ के प्रति लोगों की राय क्या है उस राय को जानना था। ये जो एनसीएफ है इसको अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया तथा भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं दी गई हैं
उस 22 भाषाओं में एनसीएफ का अनुवाद किया गया है, और वह 22 भाषाओं में जो अनुवाद किया गया है वो अभी पूरे देश में प्रकाशित है। अब हम लोग एनसीएफ के अंक की बात कर लेते हैं। एनसीएफ के भाग कितने हैं, यहाँ से भी बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एनसीएफ के जो भाग हैं वो 5 भाग दिए गए हैं, 5 भाग हैं। इसमें जो पहला भाग है वो परिप्रेक्ष्य है, यानी इसमें यह बताया गया कि एनसीएफ किसके परिप्रेक्ष्य में बनाया गया है, इसका मूल उद्देश्य क्या था। तथा जो दूसरा है वह सीखना और ज्ञान। तथा तीसरा जो है वह है पाठचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं एवं आकलन। यानी जो तीसरा है उसमें यह बताया गया कि पाठचर्या जो विषय वस्तु होगा बालकों की, उसको किस तरीके से बनाया जाएगा, तथा उसका जो लेवल होगा वह कितने स्तर तक का होगा, उससे बालक के आयु का ध्यान दिया जाएगा या नहीं ध्यान दिया जाएगा, इन सभी बातों को तीसरे में बताया गया है। तथा जो चौथा भाग है वह है विद्यालय व कक्षा का वातावरण। यानी इसमें यह बताया गया है कि जो विद्यालय की कक्षा का वातावरण है वह बालक के अनुरूप होना चाहिए। अगर बालक के अनुरूप कक्षा कक्ष होगा तो बालक उसमें पढ़ने में रुचि लेगा। तथा पाँचवें में यह बताया गया कि व्यवस्थागत सुधार। यानी व्यवस्थागत सुधार का मतलब यह है कि जो कक्षा कक्ष है वह समावेशी होना चाहिए। यानी कोई भी बालक जो अधिगम अक्षमता वाला बालक है अथवा जो विशिष्ट बालक है, उन सभी बालकों को एक ही कक्षा के अंदर बैठा करके शिक्षा दिया जाना चाहिए। यानी इसमें व्यवस्थागत सुधार की बात की गई है। अब हम लोग एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत जो हैं उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ से सी-टेट में बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो इस हम लोग सिद्धांतों को देख लेते हैं। इसमें जो पहला सिद्धांत है वो यह कहा गया है कि जो ज्ञान है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। यानी बालकों को इस प्रकार से ज्ञान दिया जाए कि वह उसका ज्ञान न सिर्फ स्कूल के अंदर ही काम आए, बल्कि वह स्कूल के बाहरी जो वातावरण है, यानी उसकी निजी ज़िंदगी में, उसके दैनिक जीवन में भी उस ज्ञान का प्रयोग होना चाहिए। इस प्रकार का शिक्षा दिया जाना चाहिए। तथा इसमें जो दूसरा सिद्धांत है वो यह कहा गया है कि जो पढ़ाई है, यानी जो शिक्षा है, उसको रटंत्र प्रणाली से मुक्त करना है। यानी जो रटंत्र प्रणाली है, बालक को अगर किसी चीज़ को रटाया जाएगा तो वह अस्थायी ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि रटने वाला ज्ञान काफ़ी समय तक नहीं रहता है, वो कुछ समय बाद जा करके वह भूल जाता है। तो इस प्रकार से इसमें यह कहा गया है कि बालक को रटंत्र प्रणाली से मुक्त करना है, बल्कि बालक को प्रैक्टिकली ज्ञान देने की ज़रूरत है। अब तीसरा जो सिद्धांत है, इसमें यह कहा गया है कि जो पाठचर्या है इसका संवर्धन इस प्रकार से किया जाए कि बालक का चौमुखी विकास हो सके। यानी इसमें यह कहा गया है कि बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक हर तरीके से विकास हो। यानी बालक का सर्वांगीण विकास किए जाने का बालक को अवसर दिया जाना चाहिए। यानी एनसीएफ 2005 जो है वह बालक के सर्वांगीण विकास की बात करता है। अब चौथा जो सिद्धांत है इसको देख लेते हैं। यह कह रहा है परीक्षा को लचीला बनाना है। यानी इसके कहने का मतलब यह है कि परीक्षा प्रणाली जो है उसमें प्रश्नों की जो लेवल है वो इस तरह से हो कि बालक के अनुरूप हो, बालक उसको सॉल्व कर सके। यह नहीं है कि बालक को इतना हाई लेवल की परीक्षा कराई जाए, इतना उसमें प्रश्नों का स्तर ऊंचा हो कि बालक उसको सॉल्व न कर सके। अगर जब बालक सॉल्व नहीं कर पाएगा, फेल हो जाएगा, तो वह क्लास को छोड़ देगा, यानी शिक्षा से बाइकाट कर लेगा। इसलिए यह ध्यान देना जरूरी है कि जो शिक्षा प्रणाली है वह लचीला होना चाहिए, यानी बालक के क्षमताओं के अनुरूप होना चाहिए। अब पांचवें जो सिद्धांत दिया गया उस सिद्धांत को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है एक ऐसी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो। प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था का मतलब ये हुआ कि बाल केंद्रित शिक्षा। यानी जिस प्रकार से प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था में वहाँ की जनता ही सब कुछ होता है, जनता के द्वारा ही वहाँ के राजा का चुनाव होता है, उसी प्रकार से इसमें यह कहा गया कि जो बालक का शिक्षा है वह प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत होना चाहिए, यानी बाल केंद्रित होना चाहिए। बालक को उसमें इतना छूट होना चाहिए कि बालक निसंकोच अपने प्रश्नों को शिक्षक से पूछ सके, तथा शिक्षक और जो बालक हैं उन दोनों के बीच जो व्यवहार है वो मैत्रीपूर्ण होना चाहिए, यानी एक फ्रेंडली व्यवहार होना चाहिए, जिससे बालक किसी भी प्रश्न को पूछने से हिचकिचाहट न महसूस करे। इसमें जो राष्ट्रीय चिंताएं की बात की गई है, तो राष्ट्रीय चिंताएं के अंतर्गत ये जो प्रमुख बिंदु हैं ये आते हैं। जैसे राष्ट्रीय चिंताएं में पहला ये है कि जो SC ST के बालक हैं उनकी समस्या को देखना। यानी जो हमारे देश के अंदर जो अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के जो बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, वैसे बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाए, तथा उनके विकास के लिए समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कुछ अन्य उपबंध किए जाएँ। तथा इसमें जो दूसरा चिंता है, इसमें यह कहा गया कि शिक्षा में जेंडर, लिंग के मुद्दों को देखा जाए। यानी जो कक्ष है उसमें जो जेंडर पक्षपात होता है, लड़के और लड़कियों के बीच जो भेद होता है उसको कम करने की बात किया गया है, उसको ख़त्म करने की बात किया गया है। क्योंकि जो कक्ष होता है उसके अंदर
इस तरह से रूढ़वादी विचारधारा को नहीं पेश किया जाना चाहिए, बल्कि जेंडर पक्षपात को पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। अब जो तीसरा राष्ट्रीय चिंता है वह यह है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा है। यानी इसमें यह कहा गया कि जो अधिगम अक्षमता वाले बालक हैं उनको अन्य क्लास के अंदर बैठा कर न पढ़ाया जाए, बल्कि उनको उसी बच्चों के साथ शामिल करके कई कक्षा के अंदर बैठा करके उनको शिक्षा दिया जाए। तथा जो चौथा है वह शांति शिक्षा के लिए बात किया गया है। यानी एनसीएफ जो 2005 है वह शांति शिक्षा पर बल देता है। यानी वह यह कहता है कि बालकों को अन्य विषयों के साथ साथ शांति शिक्षा का भी ज्ञान देना चाहिए। जो पांचवा है वो यह कह रहा है कि स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा। यानी इसमें यह कहा गया कि बालक को जो अन्य ज्ञान दिया जाता है उसके साथ साथ उसको स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान को भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर बालक स्वस्थ होगा तो उसके अंदर एक अच्छे मस्तिष्क का विकास होगा। क्योंकि अरस्तु ने कहा है कि एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। इसलिए इसमें बालक के शारीरिक स्वास्थ्य की बात की गई है। यानी ऐसी शिक्षा प्रोवाइड करना चाहिए जिसमें बालक को शारीरिक और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी उपलब्ध हो सके। छठा जो इसमें यह कह रहा है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा भी दिया जाना चाहिए तथा काम और शिक्षा। यानी जो सातवां है वो यह कह रहा है कि बालक को ऐसी शिक्षा दिया जाना चाहिए जो बालक के दैनिक जीवन में प्रयोग हो। यानी बालक को उस ज्ञान को अर्जित करके अपना रोजगार कर सके। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ वह किताबी ज्ञानों को जान ले और उसको निजी जिंदगी में उसका कहीं भी कोई प्रयोग ना हो। इस तरह की शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। अब हम लोग पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। पाठ्यक्रम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य और क्रम। पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ने योग्य सामग्री तथा क्रम का अर्थ होता है एक निश्चित व्यवस्था। अर्थात जो पाठ्यक्रम है इसका अर्थ यह होगा कि जो पढ़ने योग्य सामग्री की एक निश्चित व्यवस्था ही पाठ्यक्रम कहलाता है। पाठ्यक्रम जो है इसको इंग्लिश में करिकुलम कहते हैं, जबकि जो करिकुलम शब्द है वह लैटिन भाषा के क्यूरर से निकला हुआ है और इस क्यूरर का अर्थ होता है दौड़ का मैदान। अब हम लोग एनसीएफ 2005 से जहाँ से प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं इनकी जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो जो एनसीएफ 2005 है उसका मूल उद्देश्य यह है कि जीवन एवं ज्ञान के मध्य दूरी को कम करना। इस प्रक्रिया में बच्चों के विद्यालयी जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना। यानी यह कह रहा है कि बालक को इस प्रकार से शिक्षा दिया जाना चाहिए कि वह जो बालक का ज्ञान है वह उसके दैनिक जीवन में उसका प्रयोग कर सके। यानी स्कूली ज्ञान के साथ साथ उसको बाहरी ज्ञान से भी उसको जोड़ा जाना चाहिए। दूसरी विशेषता यह है एनसीएफ 2005 के अनुसार यह कहा गया है कि जो शिक्षण एकदम प्रक्रिया है वह बाल केंद्रित होनी चाहिए। बाल केंद्रित का मतलब यह हुआ कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि बालक के रुचियों बालक की क्षमताओं के अनुरूप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बालक उसमें रुचि नहीं ले रहा है उसके बावजूद भी उस पर ज़बरदस्ती वह ज्ञान थोपा जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी बालक केंद्रित होना चाहिए। बालक केंद्रित का मतलब कि बालक खुद उस क्लास के अंदर प्रश्न को पूछ सकता है बिना किसी बिना किसी संकोच के। यानी शिक्षक और बालक के बीच जो संबंध होना चाहिए वह मैत्रीपूर्ण होना चाहिए, जिससे बालक प्रत्येक समस्याओं को शिक्षक के प्रति प्रस्तुत कर सके। अब इसमें यह कह रहा है कि जो एनसीएफ 2005 है इसका जो निर्माण किया गया वह एनसीईआरटी के द्वारा किया गया। एनसीईआरटी का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली है तथा जो एनसीईआरटी है एनसीएफ बनाया है वह जो भारत के अंदर जो विद्यालय शिक्षा है शिक्षा व्यवस्था है उसको दिशा निर्देश देने के लिए बनाया गया है। यानी एनसीएफ 2005 है बालकों को उनकी क्षमताओं के अनुरूप विषय वस्तु तैयार करने की बात करता है। अब हम लोग दूसरे की बात कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार जो गणित शिक्षा है उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि छात्रों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान की योग्यता को विकसित किया जाए। यानी एनसीएफ 2005 यह कह रहा है कि गणित शिक्षा दिए जाने का यही उद्देश्य है कि बालक किसी भी समस्या को एक तर्कपूर्ण तरीके से उसका समाधान करे। उसके अंदर ऐसी क्षमता विकसित हो कि वह हर समस्या का समाधान एक तार्किक तरीके से करे, रटे रटाए चीज़ों को वह न जाने। तथा इसमें जो दूसरी विशेषता है वह यह है कि शिक्षक की भूमिका एक सुविधादाता के रूप में होना चाहिए। सुविधादाता के रूप में होना चाहिए, वह बालक के कमियों को दूर करे तथा मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। सुविधादाता का मतलब यह हुआ कि एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए, शिक्षक की भूमिका एक ऐसी होनी चाहिए कि वह बालक की समस्याओं को सॉल्व करे। ऐसा नहीं हो कि बालक अगर कोई प्रश्न पूछ रहा है तो शिक्षक उसको सॉल्व न करे। यानी अगर शिक्षक उसके बालक की समस्याओं को
सॉल्व करेगा, उसकी जिज्ञासा को शांत करेगा, तो बालक एक तरह से सुविधादाता का कार्य करेगा। और बालक और जो शिक्षक है उसके बीच जो है मैत्रीपूर्ण संबंध होना चाहिए, यानी एक फ्रेंडली व्यवहार होना चाहिए। अब जो अन्य जो विशेषता है उसमें यह कहा गया है कि जो कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका जो होता है वो प्रेक्षण के आधार पर होना चाहिए। यानी जो बालक का जो रिजल्ट का जो चेकिंग होगा, यानी जो उसका मूल्यांकन किया जाएगा, वह उनके व्यवहारों एवं क्रियाकलापों के आधार पर किया जाएगा, यानी प्रेक्षण के आधार पर किया जाएगा। न कि किसी के मतलब बालक के नंबर के आधार पर नहीं, कि अगर कोई बालक किसी परीक्षा में बहुत अच्छा अंक हासिल कर लिया है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह बालक बहुत अच्छा है पढ़ने में, बल्कि उसको उसकी जो ज्ञान का मूल्यांकन है वो प्रेक्षण के आधार पर किया जाना चाहिए। यह इस यूपी टेट में पूछा हुआ है कि किस आधार पर बालक के ज्ञान का मूल्यांकन होना चाहिए, तो वह जो है प्रेक्षण के आधार पर होना चाहिए। अब हम लोग अगले विशेषता की बात कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि बच्चों को स्कूल में प्रजातांत्रिक तरीके से अनुभव प्राप्त करने के लिए अवसर दिया जाना चाहिए। प्रजातांत्रिक का मतलब हुआ जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, इसमें जो वहाँ की जनता होती है वही सर्वे सर्वा होती है, वहाँ उस वही जो है वहाँ के राजा का चुनाव करती है। तो ये जो स्कूली जीवन है इसमें प्रजातांत्रिक का मतलब यह हुआ कि बालक केंद्रित शिक्षा होना चाहिए, यानी बालक के ऊपर ही शिक्षा निर्भर होती है। बालक को इतना छूट दिया जाना चाहिए, इतना उसको अवसर दिया जाना चाहिए कि बालक अपनी समस्याओं को शिक्षक के समक्ष रख सके, तथा उस समस्याओं को रखने के बाद उसका उत्तर पा करके वो उस समस्याओं से निजात पा सके। अब हम लोग अगले विशेषता को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है एनसीएफ 2005 बालकों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने की प्रावधान करता है, न कि अंग्रेजी भाषा में। यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार बालकों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर जो बालक है वह बालक अगर मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करेगा तो वह सहज स्थिति में अपने आप को सहज महसूस करेगा। क्योंकि जब कोई बालक अपने ही भाषा में शिक्षा ग्रहण करता है तो वह बहुत ही आसानी और बहुत ही तीव्र गति से सीखता है। अगर कोई बालक जो है उसका मातृभाषा हिंदी है, अगर उसको इंग्लिश में ज्ञान दिया जाए तो वह जल्दी शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तो उसको उस अंग्रेजी को सीखने में ही लग जाएगा, उसके बाद वह ज्ञान को अर्जित कर पाएगा। तो जो एनसीएफ 2005 है वह बालक के जो ज्ञान है उसको मातृभाषा के रूप में दिए जाने की बात करता है। तथा जो अगली विशेषता है वह यह कह रहा है कि एनसीएफ 2005 में ज्ञान का विकास शिक्षण के लिए सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम सरल हो की बात की गई है। यानी एनसीएफ 2005 में इसमें यह कहा गया है कि जो बालक का जो पाठ्यक्रम है, जो विषय वस्तु है, वह बालक की क्षमताओं की उनकी रुचियों के अनुरूप होना चाहिए। यानी जो विषय वस्तु है वह सरल तरीके से होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। अब जो दूसरी विशेषता है इसको देख लेते हैं। इसमें कह रहा है एनसीएफ 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा दिए जाने के लिए कुछ क्रियाओं को करने की बात की गई है। यानी जो एनसीएफ 2005 है वह शांति शिक्षा पे जोर देता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एनसीएफ 2005 किस शिक्षा को बढ़ावा देता है, तो एनसीएफ 2005 शांति शिक्षा को बढ़ावा देता है। अब जो अगली विशेषता है उसमें यह कह रहा है कि एनसीएफ 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिए जाने का जो बात की गई है उसका मूल कारण क्या है। यानी एनसीएफ 2005 में बहुभाषा को क्यों समर्थन मिलता है, उसका मूल कारण क्या है। तो उसका मूल कारण यही है कि अगर बालक बहुभाषा में सीखेगा, यानी बहुत सी भाषाओं को जानेगा, तो वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। अगर बालक को सिर्फ और सिर्फ एक ही भाषा बताया जाएगा तो वह उस चीज़ को तो सीखेगा, लेकिन एक तरह से वो एक ही शिक्षा को जानने के लिए बाध्य होगा। अगर हम लोग कई भाषाओं को जानते हैं तो अन्य किताबों को भी जो अन्य भाषाओं में हो उसको भी पढ़ सकते हैं, यानी बालक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है, तथा जो अपना शिक्षा उसका है वो शिक्षा का और भी प्रसार कर सकता है। तथा जो इसमें बहुभाषा है इसकी बात इसलिए कहा गया है कि जो मातृभाषा का विकास हो, यानी जो बहुभाषा होगा उसमें मातृभाषा को सबसे पहले बालक चुनेगा, तो इससे बालक की मातृभाषा का भी विकास होगा। तथा जो बहुभाषा के रूप में एनसीएफ में लाया गया है उसका मूल कारण यह है कि बालक को भाषा संबंधी समस्याओं का सामना न करना पड़े। अगर बालक एक भाषा में नहीं समझ पा रहा है तो उसको दूसरी भाषा में पढ़ करके अच्छी तरीके से समझ सके, यानी बालक की समस्याओं का समाधान हो सके। तथा जो चौथा है, बालकों में आत्मविश्वास की वृद्धि हो सके। बालक जब कई भाषाओं को जानता है तो उसमें आत्मविश्वास का विकास होता है। अब हम लोग अगले की बात कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि एनसीएफ 2005 शिक्षण प्रणाली के तहत सभी विद्यार्थियों को समानता के आधार पर शिक्षा दी जाएगी। उसके सुझाव के अनुसार किसी भी बालक में उनके मानसिक स्तर, शारीरिक स्तर एवं सामाजिक स्तर पर
भिन्नता नहीं होगी। यानी सीधे सीधे जो एनसीएफ 2005 है वह समावेशी शिक्षा की बात करता है। समावेशी शिक्षा का मतलब ये हुआ कि बालक के मानसिक, शारीरिक अथवा सामाजिक स्तर को ध्यान में न रखते हुए, चाहे कोई भी अधगम अक्षमता वाला बालक है, उन सभी को एक ही क्लास के अंदर बैठा करके शिक्षा दिया जाना चाहिए। यानी एनसीएफ 2005 समावेशी शिक्षा को लागू करने की बात करता है। अब हम लोग अगली विशेषता को देख लेते हैं। इसमें कह रहा एनसीएफ 2005 जो है वह कर के सीखने पर बल देता है। यानी एनसीएफ 2005 जो है वह रटंत्र प्रणाली से मुक्त शिक्षा देने की बात करता है। एनसीएफ 2005 में कर के सीखने पर बल दिया गया है। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एनसीएफ 2005 किस प्रकार से सीखने पर बल देता है। तो एनसीएफ 2005 लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने पर बल देता है। अब जो दूसरी विशेषता है वह यह है कि बच्चों में ज्ञान की रचना करने तथा अर्थ का निर्माण करने की क्षमता विकसित करने के लिए शिक्षक को सुगमकर्ता की भूमिका अदा करनी चाहिए, जिससे बालक एवं उनके संपर्क में रह करके, यानी बालक शिक्षक के संपर्क में रह करके अपनी समस्याओं को बिना संकोच कह सके। यानी इसमें भी यही सुविधादाता अथवा सुगमकर्ता यह बताया गया कि जो शिक्षक है उसको सुगमकर्ता यानी सुविधादाता की भूमिका अदा करनी चाहिए। यानी उसको इस तरीके से बालक के साथ व्यवहार करना चाहिए कि बालक बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के शिक्षक के प्रति अपनी समस्याओं को व्यक्त करे तथा शिक्षक उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। अब जो अगली विशेषता है वह यह कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की मुख्य भूमिका यह होनी चाहिए कि बच्चों को पर्याप्त अवसर दिया जाए कि वह अपनी समझ विकसित कर सकें तथा छात्र शिक्षक वार्तालाप कर सकें, जिससे छात्र अपने ज्ञान का साझा शिक्षक के साथ कर सके। इसमें भी वही बात किया गया है कि शिक्षक और बालक के बीच मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, यानी फ्रेंडली व्यवहार होना चाहिए, जिससे शिक्षक और छात्र दोनों आपस में वार्तालाप कर सकें और वार्तालाप करके बालक अपने समझ को विकसित कर सके। इसमें यह कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा प्रक्रिया बाल केंद्रित होनी चाहिए। इसके पहले भी हम लोग देखे हैं कि जो शिक्षा प्रणाली है एनसीएफ 2005 बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है। बाल केंद्रित का मतलब यह हुआ कि बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान किया जाए। ऐसे शिक्षा को हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। यह बाल केंद्रित शिक्षा जो है इसके कुछ प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं। उन सिद्धांतों में जो पहला है, बालकों को क्रियाशील रखकर शिक्षा प्रदान किया जाए, यानी बालकों को रटंत्र प्रणाली से मुक्त किया जाए बल्कि बालक को प्रैक्टिकली ज्ञान दिया जाए। दूसरा यह कह रहा है कि बालक की शिक्षा उद्देश्यपरक होना चाहिए, यानी बालक को एक ऐसी शिक्षा दिया जाना चाहिए जिससे किसी उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। तथा जो तीसरी सिद्धांत है वो यह है कि योग्यता व रुचि के अनुसार विषय वस्तु का चयन होना चाहिए, यानी बालक की आयु अथवा उसकी जो क्षमता है, उसकी जो रुचि है, उसको ध्यान में रखकर ही विषय वस्तु का निर्माण किया जाना चाहिए। अब चौथा जो है सिद्धांत उसको देख लेते हैं। इसमें कह रहा है पाठ्यक्रम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके शिक्षा दिया जाना चाहिए, यानी बालक को जब कोई लेंदी सिलेबस होता है तो उसको अगर छोटे छोटे हिस्सों में पढ़ाएंगे तो बालक उसमें रुचि लेगा पढ़ने में और उसको जल्दी सीख जाएगा। लेकिन अगर उसी लेंदी सिलेबस को अगर एक ही बार में एक ही तरीके से पढ़ाया जाएगा तो बालक ऊब जाएगा और उसको सही ढंग से नहीं सीख पाएगा। यानी इसमें जो पाठ्यक्रम है उसको छोटे छोटे हिस्सों में पढ़ाए जाने की बात कर रहा है। तथा रचनात्मक कार्य जैसे हस्तकला शिक्षा भी दिए जाने की बात कर रहा है। जैसे महात्मा गांधी जी ने हस्तकला शिक्षा पर बल दिया था, तो इसमें जो एनसीएफ है इसमें सृजनात्मकता की बात किया गया है। यानी बालक को इस तरीके से अवसर दिया जाना चाहिए जिससे बालक अपने सृजनात्मक ज्ञान का विकास कर सके। तथा प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम जो होना चाहिए वह मातृभाषा होना चाहिए। एनसीएफ 2005 जो है वह बालक की शिक्षा का जो भाषा है वह मातृभाषा किए जाने की बात करता है। तथा जो एनसीएफ 2005 है वह बालकों को यह कहता है कि जो शिक्षक है वह ज़्यादा से ज़्यादा जो ज्ञात से अज्ञात और मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र है इन्हीं दोनों का प्रयोग करना चाहिए। यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक को ज्ञात से अज्ञात और मूर्त से अमूर्त की ओर जो शिक्षण सूत्र है इसका अधिकाधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। तथा एनसीएफ 2005 यह भी कहता है कि जो पाठ्यक्रम है वह मोटी मोटी किताबें नहीं होना चाहिए, बल्कि जो बालक का पाठ्यक्रम है वह बहुत ही सीमित होना चाहिए, बालक के अनुरूप होना चाहिए।
यानी एक तरह से यह कहा जा सकता है कि जो शिक्षण प्रणाली है वह लचीला होना चाहिए, क्योंकि अगर मोटी किताबें होंगी, पाठ्यक्रम बहुत बड़ा होगा, तो ये ऐसे में जो बालक की शिक्षा है वह असफलता की ओर जाएगी, क्योंकि बालक उस उम्र में उतनी बड़ी बड़ी किताबें, मोटी किताबें जो है नहीं पढ़ सकता है। अब जो अगला विशेषता है वह यह है कि मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाए। यानी कि अगर किसी बालक को किसी नैतिक शिक्षा को अगर दिया जा रहा है, अगर उसको बालक को सिखाया जा रहा है, तो सिर्फ बालक को कहने मात्र से बालक नहीं सीख जाएगा। अगर बालक को सही रास्ते पर लाना है तो खुद शिक्षक को उस कार्य को करना पड़ेगा, यानी अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा। तो बालक उस वातावरण को देख करके, शिक्षक को देख करके खुद ही अपने अंदर उस चीज़ को स्थापित कर लेगा। अब यह कह रहा है दूसरे में कि बच्चों को स्कूल से बाहर के जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना चाहिए। यानी बालक जो है, जो स्कूल में वह शिक्षा ग्रहण कर रहा है, और उसको जो बाहरी वातावरण है वो अभी उस स्कूल की शिक्षा के अनुरूप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो स्कूल का जो वातावरण है वह कुछ अलग है, तथा उसका जो बाहरी वातावरण है, यानी जो फैमिली वातावरण है, सामाजिक वातावरण है, वह उस बालक से भिन्न है। तथा एनसीएफ 2005 का जो मुख्य लक्ष्य है वह आत्मज्ञान, अर्थात विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभवों का अवसर देकर इन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है। यानी एनसीएफ 2005 का जो मूल उद्देश्य है वह आत्मज्ञान है, यानी बालक को अपने ज्ञान को समझना तथा उसको स्वयं उसके विकास करने की बात की गई है। तथा जो अगला विशेषता है वह यह है कि अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव, अर्थात अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षा के समान प्रस्तुत करे। यानी इसमें यह कहा गया है कि बालक जो है उसका शिक्षा तभी सफल होगा जब वह बालक अपनी बातों को एक तर्कपूर्ण तरीके से लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर पाता है। तथा इसमें यह कहा गया कि पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। यानी ऐसा नहीं कि बालक मैथ पढ़ना चाहता है और उसको ज़बरदस्ती हम लोग किसी अन्य विषय को पढ़ाएं। बालक को इतनी छूट दिया जाना चाहिए कि बालक खुद अपने रुचियों के अनुसार जो पुस्तक है उसका चयन करें। तथा इसमें यह कहा गया कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जो अगला विशेषता है इसमें कह रहा है कि कल्पना का मौलिक लेखन के अधिकाधिक अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। यानी इसमें यह कह रहा है कि बालक को कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए उसको जो मौखिक लेखन है, यानी जो लेखन प्रक्रिया है, उसको अधिकाधिक करवाना चाहिए। यानी बालक को जैसे अगर बालक का मौखिक लेखन का विकास करना है तो उसको किसी भी कहानी को बता करके उस कहानी पर अपना विचार व्यक्त करे तथा उस कहानी को खुद से लिखे। तो ऐसा करने से बालक का मौलिक लेखन अधिक विकसित होता है तथा कल्पना करने की क्षमता का भी विकास होता है। तथा इसकी जो अगली विशेषता है वह यह है कि समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। यानी जो मानवीय संसाधन का मतलब ये जो कक्षा कक्ष होता है उसमें जो शिक्षक होता है, उसके जो अन्य कर्मचारी होते हैं, उसमें जो खाना बनाने वाले होते हैं, जो जितने भी मानवीय लोग हैं वह जो है मानवीय संसाधन के रूप में बालक के लिए कार्य करते हैं। तथा इसमें यह कह रहा है शैक्षणिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाना चाहिए। यानी इसे कहने का मतलब यह है कि बालक में अगर अगर कोई कमी है, बालक अगर शिक्षा को सही ढंग से नहीं सीख पा रहा है, तो जो अभिभावक है तथा जो शिक्षक है, इन दोनों को मिलजुल करके, दोनों को एक साथ काम करके बालक की कमियों को दूर किया जाना चाहिए। तथा ये अगला विशेषता यह है कि मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए। यानी बालक के मानसिक स्तर एवं उसकी आयु को ध्यान में रखकर, उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्धारण हो। तथा अगले विशेषता में यह कहा जा रहा है कि जो शांति शिक्षा है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कई बार यह इसमें रिपीट हुआ है शांति शिक्षा, क्योंकि यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो एनसीएफ 2005 जो है वह शांति शिक्षा को बढ़ावा दिए जाने की बात करता है। जो अगला विशेषता है वह यह है कि बालकों के चौमुखी विकास पर आधारित पाठचर्या होना चाहिए। यानी एनसीएफ 2005 का जो मूल उद्देश्य है वह बालक के सर्वांगीण विकास करने की इसमें बात की गई है। तथा सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार किया जाना चाहिए। यानी जितने भी अधिगम क्षमता वाले बालक हैं उन सभी बालकों को एक ही कक्षा के अंदर बैठा करके शिक्षा दिया जाना चाहिए। अब हम लोग अगले विशेषता को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है बच्चे की जो भाषा है, बच्चों में जो भाषा समझने और व्यक्त करने की क्षमता है वह जन्मजात होती है। यानी कोई जो बच्चा होता है
वह मतलब उसके अंदर जो भाषा अर्जन करने की प्रक्रिया होती है वह सदैव जन्म से ही उसके अंदर वह चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि कोई बालक जो है उसके अंदर भाषा सीखने की अत्यधिक क्षमता है तथा किसी के अंदर कम क्षमता है। यानी जो भाषा सीखने की क्षमता है वो प्रत्येक बालक के अंदर एक समान होती है। अब एनसीएफ 2005 का जो मूल सूत्र है यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एनसीएफ 2005 का जो सूत्र है वह क्या है। तो जो इसका सूत्र है यशपाल जी द्वारा यह दिया गया है। वह कहते हैं कि ऐसी शिक्षा होना चाहिए जो बालक को बोझ के रूप में न हो। यानी शिक्षा बिना बोझ के दिया जाना चाहिए, लर्निंग विदाउट बर्डन। यानी बालक के क्षमताओं के अनुसार ही शिक्षा होना चाहिए, बालक पे किसी भी प्रकार का ज्ञान थोपा नहीं जाना चाहिए। अब अगली विशेषता जो है वह यह करा कि एनसीएफ 2005 सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की एक युक्ति है। सपनों के भारत को धरातल पर इसलिए उतारेगा क्योंकि जो बालक होता है वही एक राष्ट्र निर्माता का कार्य करता है। यानी यही जो बालक हैं ये आगे चलकर जब बड़े होते हैं तो ये भविष्य का निर्माण करते हैं, देश की तरक्की में अपना योगदान देते हैं। तो ऐसे में अगर एनसीएफ 2005 में अगर विषय वस्तु बालक को बेहतर ढंग से अगर मिलेगा, अगर अच्छी शिक्षा मिलेगी तो जो भारत के जो सपनों का धरातल है उस पे ये लोग उस सपनों को धरातल पे उतारने का कार्य करेंगे। यानी जो बालक है वह शिक्षा को ग्रहण करके भारत के जो सपना है उस सपने को धरातल पर उतारेगा। अब अगला जो विशेषता है वह यह कह रहा है कि जो एनसीएफ 2005 है इसमें सामाजिक अध्ययन में सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे शामिल करने की बात की गई है। यानी एनसीएफ 2005 में बालक के स्वास्थ्य संबंधी जो लैंगिक पक्षपात है उसकी बात की गई है तथा जो स्वास्थ्य संबंधी मुद्दा है उस पर भी बात किया गया है। यानी जो जेंडर पक्षपात है तथा जो स्वास्थ्य संबंधी जितने भी ज्ञान है उन सभी को इसमें दिए जाने की बात किया गया है। तथा एनसीएफ 2005 के अनुसार जो भाषा होता है, भाषा फार्मूला, वह त्रिभाषाई होता है। त्रिभाषाई होता है, इसमें जो प्रथम भाषा होता है वह हिंदी होता है। यानी जो राजभाषा है उसकी बात किया गया है, मातृभाषा। तथा जो दूसरी भाषा है वह अंग्रेजी है जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। तथा जो तीसरी भाषा है वह स्थानीय भाषा है, जैसे जैसे तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, यह स्थानीय भाषाएं के अंतर्गत आती हैं। तथा जो प्रथम भाषा है वह हिंदी यानी जो मातृभाषा है उसकी बात की गई है। यानी एनसीएफ 2005 त्रिभाषाई फार्मूला को अपनाता है। एनसीएफ 2005 में जो शिक्षण सूत्र अपनाए जाने की बात किया गया है वह ज़्यादातर ज्ञात से अज्ञात की ओर एवं मूर्त से अमूर्त की ओर इस पे बल दिया गया है। यानी एनसीएफ 2005 इन दो शिक्षण सूत्र जो हैं ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, शिक्षक को इन सूत्रों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने की बात करता है। तथा अगले विशेषता को देख लेते हैं। इसमें यह कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां समाधान को पहचानने में सहायता करती हैं। यानी ये इसका कहने का मतलब यह है कि बालक जब गलती करता है तभी ज्ञान को सीखता है। जब गलती करता है बालक तब उस गलती को सुधारने के लिए उसको एक अवसर मिल जाता है। यानी समाधान जहाँ गलती है वहीं पे भी समाधान भी है। अब अगला विशेषता यह कि जो कक्षा 10वीं है, कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक होना चाहिए। एनसीएफ 2005 ये एग्जाम में पूछा गया है कि एनसीएफ 2005 का जो मूल लक्ष्य है यानी एनसीएफ 2005 में किसकी बात की गई है। तो एनसीएफ 2005 में यह कहा गया कि जो कक्षा 10वीं की शिक्षा है वह ऐच्छिक होना चाहिए। अब जो अगला विशेषता है वह यह है कि गणित शिक्षण का उद्देश्य किस प्रकार प्रत्येक शिक्षार्थी के मस्तिष्क को व्यस्त रखा जाए और किस प्रकार शिक्षार्थियों को संसाधन को सुदृढ़ बनाया जाए तथा बच्चे के चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण किया जाए। यानी गणित शिक्षण दिए जाने का मूल उद्देश्य एनसीएफ के द्वारा यह है कि बालक का जो चिंतन प्रक्रिया है उसका गणितीकरण हो तथा बालक के मस्तिष्क को गणित शिक्षा दे करके उसके मस्तिष्क को व्यस्त रखा जाए। अब अगले विशेषता को देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठचर्या महत्वाकांक्षी सुसंगत है। तो इसमें जो महत्वाकांक्षी शब्द है इसका तात्पर्य क्या है। तो जो इसका जो महत्वाकांक्षी शब्द है इसका तात्पर्य यह है कि विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना। यानी जो महत्वाकांक्षी शब्द है उसका मूल उद्देश्य यह है, यानी उसका जो अर्थ है उसका अर्थ यही है कि गणित शिक्षण के उच्च उच्च उद्देश्यों को खोजना। अब अगली विशेषता को देख लेते हैं। इसमें करा गणित शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के मस्तिष्क को कैसे संलग्न कर सकती है और यह विद्यार्थियों की क्षमताओं को कैसे सुदृढ़ कर सकती है, यह एनसीएफ के द्वारा इसमें बात किया गया है। तथा एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न विकल्प दिए गए हैं। इन विकल्पों को
कुछ क्रम के अनुसार दिया गया है। यह क्रम एक बार पूछा गया था एग्जाम में कि ये जो विकल्प हैं वह किस क्रम में है। पूछा गया था जो गणित गणित है ये किसके बाद आता है, तो ये जो है भाषा के बाद आता है। तो इनका क्रम हम लोग देखते हैं, पहला भाषा है, दूसरा गणित है, तीसरा विज्ञान है तथा जो चौथा है वह सामाजिक विज्ञान है। अब अगले विशेषता को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है जो एनसीएफ 2005 है इसके अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित का उद्देश्य है। अब पहला उद्देश्य यह है गणित को बच्चे के जिंदगी के अनुभवों का भाग बनाना चाहिए, यानी गणित जो शिक्षण है उसके बालक के दैनिक जीवन में उसका प्रयोग होना चाहिए। दूसरा कह रहा है समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, यानी बालक के अंदर ऐसी क्षमता का विकास किया जाना चाहिए जिससे बालक अपनी समस्याओं का समाधान कर सके तथा अपने समस्याओं को शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत कर सके। तथा जो तीसरी इसमें बात की गई है, तीसरा में यह कहा गया है कि गणित के उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना चाहिए। यानी गणित को ऐसे पढ़ाया जाना चाहिए कि वह किसी उच्च उद्देश्य को प्राप्त कर सके। बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन किया जाना चाहिए, यानी बच्चे का जो लेवल है, यानी जो बच्चे की सोचने समझने की जो क्षमता है उसी के अनुसार गणित का वर्णन किया जाना चाहिए। यह नहीं कि जो प्राथमिक स्तर का बालक है उसको गणित की एक ऐसे उदाहरण दिया जाए जो हाई स्कूल स्तर के बालकों को पढ़ाया जाता है। अगला जो कह रहा है कि गणित की पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना चाहिए, यानी गणित को इस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए जिससे बालक उस गणित का अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सके। तथा एनसीएफ 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित की लंबी आकृति जो है गणित की लंबी आकृति नहीं होना चाहिए, यानी गणित की लंबी आकृति की ओर संकेत किया गया है। तो इसमें जो गणित की लंबी आकृति है इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ यही है कि एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना को बनाना। यानी एक क्वेश्चन से कई प्रश्न को उसी से संबंधित बनाना, इस तरह की बात किया गया है। एनसीएफ 2005 में गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है पर बल दिया गया है, यानी यह कहा गया है कि जो गणित शिक्षण है इसमें प्रत्येक बालक को, प्रत्येक बच्चे के लिए गणित सीखना यह आवश्यक है। इस पर एनसीएफ 2005 बल देता है। तथा एनसीएफ 2005 के अनुसार जो शिक्षक होता है उस शिक्षक के अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए, उन गुणों को हम लोग देख लेते हैं। उसमें एनसीएफ में यह कहा गया है कि शिक्षक को अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए, भाषा पर अच्छी पकड़ होना चाहिए, शिक्षक के अंदर संप्रेषण कौशल का विकास होना चाहिए तथा व्यवसाय के प्रति प्रतिबद्धता होना चाहिए, यानी बालक को ऐसा ज्ञान दिया जाना चाहिए जो उसको रोजगार उपलब्ध करा सके, यानी बालक को प्रैक्टिकली ज्ञान दिया जाना चाहिए। तथा शिक्षक को सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए और बालक को धैर्यशील एवं सहनशील होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक को सहनशील होना चाहिए क्योंकि बालक जो है वो बहुत जल्दी किसी चीज़ को नहीं सीख पाते हैं। तो ऐसे में शिक्षक जो धैर्यशील शिक्षक नहीं होता है वो परेशान होकर के पढ़ाई को छुड़वा देता है। इसलिए शिक्षक को धैर्यशील होना चाहिए, बालक कितना भी समय ले रहा हो सीखने में उसको बार बार सिखाना चाहिए तथा एक शिक्षक के अंदर उच्च आदर्श गुण होना चाहिए।